Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing great. I welcome you all to your favorite physics channel, College Physics. Here you will find work solutions of all A and O level past papers solved by teachers and A-star students. So subscribe to our channel and share it with other Cambridge learners. Thank you. Okay, so the paper that we're doing today, it's P2 variant 22 from May-June 2019. And we're gonna start off. This is our MCQ paper. So let's begin. Which quantity can be measured directly using a micrometer screw gauge? Micrometer screw gauge क्या होता है हमारे पास? It's an instrument that we use to measure something. अब उसकी जो opening होती है ना micrometer screw gauge की, वो बहुत कम होती है, a few millimeters or less than millimeter. ठीक है, इस तरीके की measurement होती है micrometer screw gauge की. You can just see it says micrometer. That means micro मतलब होता है 10 to the power minus 6. तो होगा मीटर 10 to the power minus 6. कितना छोटा हुआ ये, कितना छोटा हुआ, सही. तो ये इसके लिए यूज़ होता है. अब हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ की मेजरमेंट इतनी कम होती है. ए, द एरिया ऑफ अ शीट ऑफ पेपर. एरिया निकालने के लिए हमें इसमें क्या निकालना होगा? लेंथ और हाइट निकालनी होगी. तो हम लेंथ कैसे निकालेंगे पेपर की यूजिंग अ माइक्रोमीटर? लेंथ तो काफ़ी लंबी होगी और इसका ब्रेथ भी काफ़ी लंबा होगा, तो इट कांट बी दिस. बी, द मास ऑफ अ शीट ऑफ पेपर. मास मेजर नहीं करता ये, इट मेजर्स इन मीटर्स. तो इसमें मेजर डिस्टेंस या इस तरीके की कोई चीज़ मेजर करेगा. सो इट कांट मेजर मास. द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर. अब पेपर कितना पतला होता है तो उसकी थिकनेस ऑब्वियसली मिलीमीटर से कम है, मतलब बहुत कम थिकनेस है. सो इट वो मेजर दिस. द वॉल्यूम, अगेन वॉल्यूम मेजर करने के लिए आपको लेंथ चाहिए होगी, ब्रेथ चाहिए होगी, वो आप नहीं मेजर कर सकते. सो द आंसर will be C. Next, number 2. 4 objects are moving along a line. The distance of an object from a fixed point of the line is plotted against the time for each object. Which object is decelerating? अब पहले तो हम बात करते हैं, हमारे पास कोई भी ग्राफ हो, उसका ग्रेडियंट क्या होगा? ग्रेडियंट हमारे पास होगा y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस. तो यहाँ पर y एक्सिस हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें क्या देता है? स्पीड. तो ग्रेडियंट यहाँ पर हमारा है स्पीड, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब ए, हमें बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट डीसेलेरेट कर रहा है. ए, स्पीड क्या कर रही है? स्पीड हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है ए पे. ग्रेडियंट क्या है हमारे पास? ग्रेडियंट कांस्टेंट है ना यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो टाइम भी इंक्रीज हो रहा है. तो ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो हमारे पास कांस्टेंट स्पीड है. ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है. बी, स्पीड हमारे पास डिक्रीज कर रही है, डिक्रीजिंग स्पीड. क्यों? स्पीड हमारे पास क्यों डिक्रीज कर रही है? स्पीड हमारे पास इंक्रीज कर रही है, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी. स्पीड हमारे पास इंक्रीज कर रही है. क्यों? आप पहले हम इस एरिया को देखते हैं, चेंज इन स्पीड को देखें. ये हमारी चेंज इन स्पीड है, बल्कि ये हमारी चेंज इन स्पीड है, एंड यहाँ पर ये हमारी चेंज इन स्पीड है. दोनों में स्पीड में कहाँ पर ज़्यादा क्विकली चेंज आ रहा है? दोनों में स्पीड में ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा क्विकली चेंज आ रहा है. रेट स्पीड का बहुत क्विकली चेंज हो रहा है. यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल समझो हमारे पास इस रेट को चेंज होने में, समझे स्पीड यहाँ पर गई एग्जांपल 2 से 3 में. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा इसका जो ऊपर गया है, ये बहुत कम से ऊपर गया है, और टाइम लगा हमें 5 सेकेंड्स एग्जाम्पल. यहाँ पर ये समझे गया है 2 से 5 मीटर्स पर सेकेंड, और टाइम लगा हमारे पास 1 सेकेंड. बहुत कम टाइम लगा है. टाइम का देखिए नीचे टाइम एक्स एक्सिस पे. तो कम टाइम में ज़्यादा स्पीड बढ़ना, दिस इज़ हमारी स्पीड इंक्रीज हो रही है. ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंट्स इंक्रीज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड इंक्रीज हो रहा है, दिस इज हमारे पास एक्सेलरेशन. और सी पे हमारे पास ऑपोजिट है, स्पीड यहाँ पर डिक्रीज हो रही है. Look at this rate of speed, rate of change of speed, and this rate of change of speed. Obviously हमें नज़र आ रहा है कि सेकेंड पार्ट में स्पीड इंक्रीज होना कम हो रहा है.
स्पीड इंक्रीज कम हो रही है। समझ आ रहा है आपको? यहाँ पर हमारे पास रेट ऑफ स्पीड ज़्यादा है, रेट ऑफ स्पीड एंड यहाँ पर कम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे पास स्पीड कम हो रही है। ये चेंज ऑफ स्पीड इज़ इन नेगेटिव। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीड हमारे पास हो रही है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल किस तरीके से दूँ, हाँ लेट्स जस्ट से हमारे पास पहले थी स्पीड 2, फिर गई हमारे पास 5, फिर गई हमारे पास 9। ये क्या हो रहा है, पहले 3 में ऐड हुआ, फिर 4 में ऐड हुआ, तो ये हमारे पास है एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ स्पीड इंक्रीज हो रहा है। अब अगर हमारे पास हो 9 और फिर जा रहा है ये 5, फिर जा रहा है ये 3, समझ आ रहा है आपको? दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 2, मतलब चेंज इन स्पीड कम हो रही है। समझ आ रहा है आपको? चेंज इन स्पीड कम हो रही है, चेंज इन स्पीड यहाँ पर हमारे पास कम हो रही है नेगेटिव में, तो आंसर हमारे पास आएगा सी, डिसेलरेशन का। नंबर 3, a heavy metal ball falls vertically downwards through air past 4 equal space levels J, K, L and M. J, K, L and M के जो levels हैं equally spaced हैं and metal ball is falling through them. The time taken to fall from one level to the next are measured. Where is the speed of the ball greatest and where is time the shortest? Obviously जहाँ पर बॉल की स्पीड कम होगा इन सब लेवल्स में से, तो वहाँ टाइम भी सबसे शॉर्टेस्ट होगा। टाइम सबसे कम मतलब कि स्पीड सबसे ज़्यादा, क्योंकि डिस्टेंस तो सबकी इक्वल है ना, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो चेंज इन स्पीड विल आल्सो बी इक्वल्स टू चेंज इन टाइम, या तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड और टाइम। ठीक है, तो जहाँ पर स्पीड सबसे कम है तो वहाँ टाइम भी सबसे कम होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जैसे बॉल गिरेगा हर सेकंड पे उसकी स्पीड इंक्रीज होगी बाय व्हाट, 9 मीटर्स पर सेकंड। समझ आ रहा है आपको? हर सेकंड पे 9 मीटर्स पर सेकंड से हमारी स्पीड बढ़ेगी, बिकॉज दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द जी, दैट इज़ द फ्री फॉल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एल और एम में सबसे स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि स्पीड यहाँ इंक्रीज़ हुई, यहाँ सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, तो एल और एम में स्पीड सबसे ज़्यादा एल और एम के बीच में होगी। देयरफॉर टाइम भी एल और एम में सबसे कम लिया जाएगा, तो आंसर होगा हमारे पास डी। नंबर 4, 4 students make statements about the mass of an object. Which statement is correct? मास कब चेंज होता है? मास आपका ग्रेविटेशनल फील्ड पे तो डिपेंड करता ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर हूँ अर्थ पे या मैं मार्स पे हूँ, दोनों जगह ग्रेविटेशनल फील्ड अलग है, तो मेरा वेट दोनों जगह अलग होगा, लेकिन मेरा मास दोनों जगह सेम ही रहेगा। तो मास डज नॉट डिपेंड ऑन द ग्रेविटेशनल फील्ड। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट divided by its weight is equal to the acceleration with which it falls freely. Is that true? अगर आपका मास है, ठीक है, आप उसको वेट से डिवाइड कर रहे हो, तो आपको ये बोला जी मिलेगा। ठीक है, हम फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, W इज इक्वल्स टू mg। तो ये बोल रहा है अगर आप m को W से डिवाइड करो तो आपको g मिलेगा। इज़ दैट ट्रू? नो, आपको 1/g मिलेगा। ठीक है, समझे? मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर यहाँ पर हम g/w कर रहे हैं और हमें g को इस तरफ ले जाना है, तो हमारे पास आएगा 1/g। समझ आ रही है? सो वोंट बी दिस एज वेल। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। ये कैसे हो सकता है? मतलब कि गर्मियों में हम ज़्यादा मोटे होते हैं और सर्दियों में हम पतले होते हैं, या हमारा मास कम होता है। दैट्स नॉट ट्रू। मास इज नो रिलेटेड टू टेम्परेचर। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंज इन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। दैट्स ट्रू। इसका नाम क्या है? इनर्शिया। ये मास की प्रॉपर्टी है कि अगर इट्स मूविंग इट्स गोना प्रेफर to keep moving. If it's in a stop or resting position, it's going to prefer to be that way. So the answer will be D. Number 5. A metal has a density of 8 grams per centimeter cube. A solid cube of mass 1 kg is made from this metal. How long is each side of the tube?
तो हमें डेंसिटी भी दी हुई है और हमें मास भी दिया हुआ है. अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है क्यूब की. ठीक है, तो हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. अब वॉल्यूम से हम ऑब्वियसली इसकी लेंथ भी निकाल सकेंगे. तो वॉल्यूम हम किस तरह निकालेंगे, हम बेसिकली मास को डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे. मास अपॉन डेंसिटी. ठीक है, मास कितना है हमारे पास 1 kg, लेकिन डेंसिटी हमारे पास ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है और आंसर भी हमारे पास सेंटीमीटर है. तो मतलब हमें मास ग्राम्स में चाहिए होगा. तो हमारे पास होगा 1000 अपॉन हमारे पास डेंसिटी हमारे पास 8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. तो वॉल्यूम निकल रही है हमारे पास 125 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम. अब ये सेंटीमीटर क्यूब है, हमें लेंथ निकालनी है. ठीक है, तो हम इसको क्यूब रूट करेंगे 125 को, ताकि हमें लेंथ मिले. लेंथ पे हमारी आ रही है 5, क्योंकि ऑब्वियसली वॉल्यूम हमें पता है इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या जो भी आपका, क्योंकि इट्स अ क्यूब, राइट. तो हमें तीनों मतलब इट्स अ क्यूब तो सब इक्वल ही होगा. इफ़ इट्स अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म तो फिर अलग अलग होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेकिन ये हमारे पास क्यूब है तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ. तभी मैंने यहाँ पर क्यूब रूट किया. ठीक है, तो आंसर हमारे पास आ गया क्या, 5. नंबर 5 का आंसर होगा फिर 5, which is C. Number 6. An experiment is done to determine the spring constant for a spring. Different loads are hung from the spring and the length is measured for each of the different load. The graph shows how its length varies with the load. ठीक है, क्या हो रहा है ये, कुछ हो रहा है ये, अच्छा हो गया सही. अब हमें जो ना स्प्रिंग्स कांस्टेंट निकालना है बेसिकली. अब हमारे पास स्प्रिंग्स कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है. फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स इज इक्वल्स टू स्प्रिंग्स कांस्टेंट इनटू एक्स. ठीक है, मतलब जितनी डिस्टेंस चेंज हुई है हमारे पास, ये लेंथ वेरी हुई है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का होगा फोर्स अपॉन चेंज इन डिस्टेंस या एक्सटेंशन. ठीक है, तो हम हर एक पॉइंट की बात करेंगे. ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट है, वो मेक दिस और दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा. ठीक है, आप कोई भी पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं. दिस इज जस्ट द पॉइंट्स दैट आई हैव मार्क्ड. ठीक है, अब हर पॉइंट के बीच में हम फोर्स और डिस्टेंस निकालेंगे. हम इनको लेबल कर देते हैं A, B, C, D, E. दिस इज जस्ट द बेस्ट वे दैट आई हैव फाउंड टू डील विद इस तरीके के हमारे पास जो क्या कहते हैं स्प्रिंग्स कांस्टेंट के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, A और B के बीच में फोर्स कितनी चेंज हुई है हमारे पास, 1 न्यूटन. और डिस्टेंस कितनी चेंज हुई है हमारे पास, 4 से 8 तक जाएं तो होती है 4. 1/4 हमारे पास बन रहा है 0.25. नेक्स्ट वाले में भी ट्राई कर लेते हैं B और C. B और C में जाएं तो हमारे पास 1 से 2 मतलब कि 1 न्यूटन हमारे पास आ रहा है, और यहाँ 8 से 12 मतलब कि 4/4 वापस आ रहा है 0.25. अगर आप ये C और D और E में भी करेंगे ना, आपको 0.25 ही मिलेगा. मतलब कि हमारी स्प्रिंग्स कांस्टेंट यहाँ पर है 0.25. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 7. ये हमारे पास मोमेंट का आ गया. तो हमें पूछ रहा है कि रिजल्टेंट मोमेंट क्या है. तो हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोमेंट्स का करते हैं. ठीक है, सो हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट. एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है हमारे पास, 10 इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ जाए ना, वी हैव 10 न्यूटन्स एंड डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 25 माइनस 15, तो हमारे पास है 10. सो अभी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट कितनी है हमारे पास 5 न्यूटन जा रहा है एंड यहाँ पर 15 है. 5 मल्टीप्लाइड बाय 15, यहाँ पर आंसर हमारे पास आ रहा है 100 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 15 हमारे पास आ रहा है 75. तो हमें पता है कि 25 एक्स्ट्रा है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज. हाँ कि नहीं, हमारे पास 25 किस तरफ है, एक्स्ट्रा है
एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया. ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है एंड ये हमारे पास क्लॉकवाइज मोमेंट है. सॉरी, यस दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज क्लॉकवाइज. ठीक है, तो हमारे पास 25 एक्स्ट्रा है क्लॉकवाइज में, क्योंकि दिस इज ऑब्वियसली 100. इट इज़ प्लस 25 फ्रॉम 75. तो हमारे पास होगा 25 न्यूटन सेंटीमीटर क्लॉकवाइज. ठीक है, विच इज बी. नेक्स्ट, विच ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि हमारे पास नेट फोर्स इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब हम सारे फोर्सेस की डायरेक्शन मालूम करेंगे. ये पहले हम रिजल्टेंट फोर्स कर लेते हैं. इसका बेस्ट तरीका होता है आप रिजल्टेंट फोर्स ढूंढो. ठीक है, एक हमारे पास फोर्स है टू द राइट, एक हमारे पास फोर्स है टू द टॉप. तो इसकी रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस तरीके से बनेगी दोनों के बीच में, हाँ कि नहीं. सो दिस ऑब्जेक्ट विल मूव, इस तरफ मूव करेगा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से. ठीक है, नेक्स्ट बी. एक हमारे पास फोर्स जा रही है नीचे की तरफ और एक जा रही है ऊपर की तरफ. ये दोनों एक दूसरे को काउंटर रिएक्ट कर रहे हैं, हाँ कि नहीं. बिल्कुल ऑपोजिट हैं या काउंटर रिएक्ट कर रहे हैं, हाँ कि नहीं. नहीं, ऐसा नहीं है. क्यों? इन दोनों की डायरेक्शन इस ब्लॉक को एक ही तरफ मूव करा रही है. अगर ये नीचे वाली, ठीक है, इसको एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करा रही है हमारे पास ब्लॉक को, तो जो ऊपर वाली है वो भी इसको एंटी क्लॉकवाइज ही स्पिन करा रही है. तो बेसिकली दोनों फोर्सेस इसको एक ही तरफ टर्न कर रहा है. तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को काउंटर रिएक्ट नहीं कर रहा, दोनों फोर्सेस इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रहा है. तो ये बेसिकली 4 न्यूटन में एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सी. एक हमारे पास जा रहा है टू द राइट, एक हमारे पास जा रहा है टू द लेफ्ट. लेकिन इसका डिफरेंस क्या है कि इस टाइम ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट है. यहाँ पर हमारे पास बीच में इतना बड़ा गैप आ रहा था जिसकी वजह से टॉर्क हो रहा था. ठीक है, यहाँ पर दोनों फोर्सेस के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, एग्जैक्ट सेम जगह पे. तो अगर टुवर्ड्स द राइट हमारे पास 2 न्यूटन्स लग रहा है तो टुवर्ड्स लेफ्ट भी हमारे पास 2 न्यूटन्स लग रहा है. तो ये दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल आउट कर रहे हैं. तो आंसर बन रहा है इसका सी. नेक्स्ट, an object of mass 4 kg is moving with a velocity of 3 meters per second in a straight line. What is the momentum of the object? Momentum हमारे पास होता है mass into velocity. तो हमारे पास है 4 into 3 यहाँ पर. ठीक है, ये हमारे पास मोमेंटम. आंसर क्या आ रहा है 9 का C, because 4 into 3 is 12 kg into meters per second. Next, a machine is very efficient. एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इंटू 100. मतलब कि हम चाहते हैं कि इनपुट और आउटपुट पावर एज क्लोज टू ईच अदर एज पॉसिबल हो. मतलब लीस्ट पावर वेस्टेज. एफिशिएंसी हमेशा पावर वेस्टेज पे आती है कि हम चाहते हैं पावर वेस्टेज सबसे कम हो. ठीक है, तो हमारे पास होगा वेस्ट वेरी लिटिल एनर्जी. एनर्जी पावर वेस्ट एक ही चीज़ होती है. नेक्स्ट, नंबर 11. A force F acts on a body and the body moves a distance d in the direction of the force. Which expression for work is correct? Work का हमें पता होता है force is into distance, force into perpendicular distance. तो अच्छा हमारे पास 11 का होगा. ये तो बस आपको फॉर्मूला याद रखना था, ऐसा कुछ कैलकुलेशन भी नहीं थी. नेक्स्ट, अ बॉय प्रोड्यूसेस एन एवरेज पावर आउटपुट ऑफ 60 वोल्ट as he rides his bike for 2 minutes. What is the energy? हमें पता है कि पावर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी या यूजेज ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी कितनी होगी? पावर इंटू टाइम. ठीक है, तो पावर हमारे पास है 60 वॉट्स और टाइम कितना है हमारे पास 2 मिनट्स. 2 मिनट्स मतलब हमारे पास होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 60, क्योंकि हमारे पास सेकेंड्स 60 हैं. ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हमारे पास आ रहा है नंबर 12 का डी, 7200 जूल्स. ठीक है, नेक्स्ट,
The diagram shows a stone suspended on a string under the surface of a liquid. The stone experiences a pressure caused by the liquid. What would increase the pressure on the stone? अब हमें पता है कि स्टोन लिक्विड के अंदर है और लिक्विड के अंदर जो प्रेशर लग रहा है वो इंक्रीज़ कैसे होगा. तो पता है लिक्विड की जो प्रेशर की बात आती है, मेरे पास ये फॉर्मूला आता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू रॉ GH. अगर प्रेशर इंक्रीज़ करना है, G तो ऑब्वियसली कांस्टेंट ही रहेगा, या तो फिर हम लिक्विड की डेंसिटी इंक्रीज़ करें, इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड या तो फिर इंक्रीजिंग या डेप्थ जिस पे हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो देखते हैं ये हमारे पास दोनों में से कोई ऑप्शन है. A, decreasing the surface area of the stone, increasing the mass of the stone, lowering the stone deeper into the liquid. Yes, इससे क्या होता है, डेप्थ इंक्रीज होती है. तो आंसर होगा C. D ऑब्वियसली गलत है, लोअर डेंसिटी का हमें डेंसिटी इंक्रीज करनी थी. Number 14. At room temperature, iron is difficult to compress. At the same temperature, oxygen is much easier to compress. Which comparison of the structures of iron and oxygen explain this? अब हमें पता है कि आयन को अगर ऑब्वियसली आप सामने रूम टेम्परेचर कंप्रेस करें और ऑक्सीजन को रूम टेम्परेचर पे कंप्रेस करें, ऑक्सीजन ज़्यादा कंप्रेस होगा. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. डिस्टेंस ज़्यादा है उनके बीच में, तो आप उनको दबाएंगे वो आराम से कंप्रेस हो जाएंगे. ठीक है, तो डिस्टेंस की बात होती है सारी कंप्रेशन में. तो A, द आयरन पार्टिकल्स आर क्लोजर टुगेदर. यस, आयरन पार्टिकल ज़्यादा करीब है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव डन दिस इन वेरिएंट 21 आई गेस of 2019, but we'll just go over it again, it doesn't matter. A night storage heater contains a large block of material that is heated electronically during the night. During the day, the block cools down, releasing thermal energy into the room. तो रात में हम हीटर को, इसमें एक ब्लॉक है जो हीटर का, उसको हम इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं, एंड ड्यूरिंग द डे उसमें वो जो एनर्जी हीट होती है वो रिलीज हो जाती है. Which thermal capacity and which nighttime temperature increase will cause the most energy to be stored by the block? Thermal energy large होनी चाहिए, कम? Large. क्यों? Thermal energy क्यों large होनी चाहिए? Obviously अगर thermal energy ज़्यादा होगी तो ज़्यादा energy store कर पाएगा. ठीक है, and temperature change भी हमारे पास क्या होना चाहिए, large. जितना ज़्यादा temperature change होगा, जितना ज़्यादा उसका temperature increase होगा, उतनी ज़्यादा ही energy increase होगी. Temperature is what, heat energy ना, तो दोनों का equivalent हुआ. तो आंसर हमारे पास होगा A. This requires no calculation. This is just general knowledge basically. 100 grams of water at 25 degrees Celsius is poured into an insulated cup. 50 grams of ice at 0 degrees Celsius is added to the water. The water is stirred until the temperature of the water is fallen to 0 degrees Celsius. 18 grams of ice remains unmelted. The specific heat capacity of water is 4.2 joules upon grams per degree Celsius. What value gives the value for specific latent heat of fusion of ice? I know कि मैंने बहुत सारी बातें बोली हैं, एंड जब आप फर्स्ट इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ते हो उसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है और इन्फॉर्मेशन मांगी होती है, यू गेट कन्फ्यूज्ड. सो विल फाइंड अ सिंपल वे टू सॉल्व दिस. हमसे पूछा हुआ है कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की वैल्यू क्या है. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब द एनर्जी ताकि कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो. ठीक है, तो अब स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का क्या है, ये हमारे पास है. हीट ऑफ फ्यूजन नॉट वेपराइजेशन, इट्स व्हाट, एनर्जी अपॉन मास. अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं, आप इसकी यूनिट्स देख सकते हैं. जूल्स अपॉन ग्राम मतलब एनर्जी अपॉन मास. ठीक है, अब मास, कितने आइस का मास हमारे पास सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, ये हमें पता है कि हमारे पास 50 ग्राम आइस था और 80 ग्राम आइस बचा, मतलब 50 माइनस 18 गिव्स अस 32. 32 ग्राम्स आइस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुई, हाँ कि नहीं, 32 ग्राम्स. और इस 32 ग्राम को सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होने में कितनी एनर्जी लगी,
ये हमें मालूम करनी है कि कितनी एनर्जी लगी। ये एनर्जी किसने दी हमें? ये हमें दी पानी ने। हमारे पास जो 100 grams of water which was at 25 degrees which turned into 0 degrees that provided us with the energy. अब पानी की हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताई हुई है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? C is equals to theta upon m delta T। अब हमें पता है कि हमारे पास इसकी अब वैल्यू 4.2 इज इक्वल्स टू, ऊपर हमें थीटा निकालना है। मास कितना था पानी का? 100 grams मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर चेंज कितना है? 25 से वो गया 0 डिग्रीज तक, तो आंसर 25। सो इफ़ यू मल्टीप्लाई, आपको ये उधर लेके जाना है टू गेट थीटा। इफ़ यू मल्टीप्लाई 100 बाय 25 बाय 4.2, आंसर हमारे पास आ रहा है यहाँ पर अराउंड 10,500 joules। और अगर आप 10,500 joules को 32 से डिवाइड करें तो आंसर आ रहा है हमारे पास अराउंड 328 समथिंग विच इज़ क्लोज टू 330 joules per gram। ठीक है, बेसिकली पानी ने 1,500 joules की एनर्जी प्रोवाइड की। किसको? आइस को। उसके थ्रू 1,500 joules के थ्रू हमारे पास 32 grams ऑफ आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, तो वो बेसिकली उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया। नेक्स्ट नंबर 17, द हैंडल ऑफ अ मेटल स्पून इज मेड ऑफ प्लास्टिक। एज द सॉसपैन हीट्स अप द हैंडल गेट्स वार्मर। ऑब्वियसली हीट ट्रांसफर हो रही है सॉसपैन से उसके प्लास्टिक हैंडल में। Which statement explains this? The molecules of the plastic radiate the energy onto other molecules. First of all, वो अगर प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल रही तो वो रेडिएट नहीं करेंगे दूसरे मॉलिक्यूल्स पे। वो किस तरीके से पास ऑन करेंगे? वो वाइब्रेट करेंगे और उस तरीके से अपनी एनर्जी पास ऑन करते हैं। यह बताया कि सॉलिड्स अपनी एनर्जी वाइब्रेशन के थ्रू फॉरवर्ड करते हैं थ्रू टचिंग द अदर मॉलिक्यूल्स। Number 18. The metal surface of a kettle is hot. What happens to the cool air outside the kettle when it comes into contact with the hot kettle? अब obviously अगर air के molecules हैं outside the hot kettle, it touches the hot kettle, तो वो cool air भी warm हो जाती है। जब कूल एयर वार्म एयर में कन्वर्ट होती है तो क्या होता है? डेंसिटी डिक्रीज करती है। ऑब्वियसली कूल एयर से वो वार्म एयर में बन गया, उसमें ज़्यादा एनर्जी आ गई तो वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, वो ज़्यादा इधर उधर भागेगा, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी लेकिन मास वही है, तो ऑब्वियसली डेंसिटी भी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। सही है। एंड द एयर राइजेस। हॉट एयर ऑलवेज राइजेस बिकॉज इट्स डेंसिटी हैज़ decreased. Hot air has less density than cold air, which is why hot air always rises. अगर ये बात आपको पता होती आप 1 सेकंड में इसका आंसर गेस कर लेते, which is B. Next, vacuum flasks usually have silvered walls which help to keep the contents of the flask hot. Why are walls silvered? ये हमें पता है कि जब कोई चीज़ सिल्वर होती है या वाइट होती है वो क्या करती है? हीट को रिफ्लेक्ट करती है ताकि वो बाहर नहीं जा सके। इसका आंसर ये रहा, to reflect thermal radiation back into the flask so that the contents inside the flask remain warm. Next, when water passes through a gap effect, they diffract. The diagram shows wavefront approaching a narrow gap. In which diagram will the diffraction be the least? ये हम कर चुके हैं 21 में, अगर आपको इसका वहाँ पर फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए, पर यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि डायफ्रैक्शन डिपेंड करता है हमारे पास गैप होता है जिसके थ्रू ऑब्वियसली हमारे पास वेव ट्रैवल कर रही होती है, एंड वेव लेंथ। ठीक है, वेव लेंथ जितनी ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा डायफ्रैक्शन होती है, तो हम कम वेव लेंथ देखते हैं, वेव लेंथ कम इन दोनों में। और हमारे पास जितना गैप ज़्यादा होती है उतनी कम डायफ्रैक्शन होती है, तो ज़्यादा गैप पे कम डायफ्रैक्शन,
दोनों यहाँ पर हमारे पास सी में मौजूद है, तो आंसर बनेगा हमारे पास सी। ठीक है, we're done with half of our questions, 20 out of 40. If anybody wants to take a break, you can pause, take a break and come back. Okay, question number 21. Which conditions are necessary for light to be totally internally reflected? अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब कि रिफ्रैक्शन बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ ऐसी है जिसको आपको बिल्कुल बाय हार्ट पता होना चाहिए कि इसका क्या कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन हमारी ये होती है कि इंसिडेंट लाइट जो होती है वो ज़्यादा डेंस मीडियम में प्रोड्यूस होती है, ज़्यादा डेंस मीडियम में ही अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, पहली बात। सेकंड, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इट्स सपोज टू बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ये चीज़ें आपको बस याद होनी चाहिए। ठीक है, दीज आर जस्ट प्योर फैक्ट्स, सो द आंसर विल बी डी। 22. Light is traveling through air. The light strikes a glass block at an angle of incidence of 45 degrees. The glass has a refractive index of 1.4. What is the angle of refraction of light as it enters the glass? ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। हमारे पास ग्लास है, ठीक है, ये हमारी नॉर्मल है, ये लाइट रे आकर हिट कर रही है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 45 डिग्रीज। ठीक है, फिर उसकी रिफ्रैक्शन हो रही है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.4। अब हमें बताना है कि जो आगे रे प्रोड्यूस हो रही है जो भी, उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो हमें पता है हमारा फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल्स टू साइन हमारे पास i अपॉन साइन r। ठीक है, तो n है हमारा 1.4। मैं इसको यहाँ ऊपर कर देती हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है। बेसिकली हम इसको साइन i को अपॉन n डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ताकि हमें साइन x मिल जाए या साइन r मिल जाए। सो साइन i अपॉन n इक्वल्स साइन r। साइन i क्या है हमारे पास, विच इज़ साइन 45 अपॉन 1.4। और अगर हम सिर्फ r निकालना चाहें, विच इज़ ऑब्वियसली जो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो हम यहाँ पर साइन -1 करेंगे इज इक्वल्स टू r। तो उससे आपको r का आंसर मिलेगा 30। Basically, it's 30.336. However, obviously, we know that's 30, right? So the answer for 22 is B. Next. An eclipse of the sun happens when the moon comes between the sun and the earth. Which statement is correct? अगर मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो सन से जितनी भी रेडिएशंस हैं वो सब डिसअपियर हो जाती हैं। ठीक है, अब जो ये दूसरा हमारे पास सेंटेंसेस लिखे हुए हैं A, B, C में कि for example A, infrared radiation from the sun disappears before the visible light and the ultraviolet radiation. How does that make sense? It doesn't make sense. Infrared radiation उन दोनों से पहले क्यों disappear होगा? ये सारी की सारी इन सब की same speed है because they're all electromagnetic radiations. So all of them will disappear at the same moment. ठीक है? Next, 24. A pulse of sound is produced at the bottom of a boat. The sound travels through the water and is reflected from a shoal of fish. The sound reaches the boat again after 1.2 seconds. The speed of sound in the water is 1,500 meters per second. How far below the bottom of the boat is the shoal of the sea? First, हमें पता है कि एक पल्स जो प्रोड्यूस हो रहा है बोट के नीचे से, हमें पता है उसकी स्पीड क्या है। The speed of sound in water is 15 meters per second. ठीक है, और हमें पता है कि टाइम जो साउंड है वो यहाँ इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, फिर वापस इस डिस्टेंस को ट्रैवल करके रिफ्लेक्ट करता है, 1.2 सेकेंड से पहुँच जाता है। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है। सीधी सी बात है, हम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। स्पीड हमारे पास है 1500 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना लग रहा है 1.2 seconds. Where is my calculator? So we have 1500 multiplied by 1.2. The answer we get is 1800. ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस बन रही 1800, लेकिन ये डिस्टेंस रिफ्लेक्शन की है, मतलब कि
ये नीचे जाने की और ऊपर आने की है डिस्टेंस. हमसे पूछा हाउ फार बिलो द बॉटम ऑफ द वॉटर इज द शोर ऑफ द सी. सो हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे. तो आंसर आ रहा है हमारे पास 900 meters, which is B. Next. An observer stands at the finish line of a 100-meter race. He wants to time the winner's run. He starts a stopwatch as soon as he sees the smoke from the gun instead of when he hears the bang. What is the reason for this? Very simple. उसको smoke पहले नज़र आएगी, और हालांकि smoke और जब गन चलेगी तभी तो smoke निकलेगी, हाँ कि नहीं. लेकिन वो smoke उसको पहले नज़र आएगी, फिर बाद में sound नज़र आएगा. क्यों? Because light travels much faster than sound. This is a fact. This is a fact that you just have to know. Next. A soft iron bar, iron का bar है, is a long way from any magnetic field. How can the material of a bar be described? अब iron bar जो होता है ना, वो बहुत easily magnetize भी हो जाता है और वो बहुत easily demagnetize भी हो जाता है. ठीक है. So हमें पता है it is magnetic. Obviously ऐसा थोड़ी है कि non magnetic है. Point नहीं. Obviously magnet bar है, so it will be magnetic. And it is easily unmagnetized as well. So the answer for 26 will be B. Next. Diagram 1 shows 2 thin uncharged strips of plastic. Diagram 2 shows the same strip after they've been rubbed with a dry cloth. Which row describes change on the strips after rubbing and the forces between the strips after the rubbing? हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये forces के बीच में रिपल्जन आ गई है, तभी वो एक दूसरे से दूर चले गए. और रिपल्जन कब होती हैं? जब चार्जेस क्या होती हैं? लाइक चार्जेस. लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. सो द आंसर विल बी डी. Next, 28. A cell has an EMF of 1.5 volts. EMF का हमारे पास definition क्या है? The energy provided by the cell to move a unit charge around a complete circuit. Energy provided by the cell to move a unit charge. Unit charge कितना होता है? 1 coulomb charges. 1 coulomb का charge. उसमें ये नहीं बता रहा कि कितने चार्जेस होते हैं, बस बताया हुआ है 1 कूलम. ठीक है. चाहे जितने भी हमारे पास चार्जेस हों मौजूद, वो सब मिला के दे प्रोवाइड अस विद 1 coulomb ऑफ चार्ज. सो वह स्टेटमेंट A, the cell converts 1 joule of energy incorrect. बताया हुआ 1.5 volts मतलब 1.5 joules of energy provided होगी. 1.5 joules of energy provided होगी when driving 1 coulomb of charge around a complete circuit. This basically matches our accurate definition of EMF. Next. A metal wire has a length of 100 centimeters and a cross-sectional area of 0.2 millimeters squared and a resistance of 8 ohms. What is the resistance of the wire of the same metal? Same metal का मतलब क्या है कि resistivity same होगी. And length 50 centimeters and cross-sectional area of 0.4 millimeters squared. पहले देखेंगे हमारा जो 100 सेंटीमीटर वाला है उसका क्या बन रहा है. हमारे पास फॉर्मूला है resistance is equals to resistivity length upon area. ठीक है. अब हमें यहाँ पर resistance भी दी हुई है, हमें यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया हुआ है, हमें यहाँ पर लेंथ भी दी हुई है. हमें ऑब्वियसली क्या निकालना है? resistivity. ठीक है. तो resistivity किस तरीके से निकलेगी? resistance हमारे पास है कितनी? 8 ओम. ठीक है. 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा ऑब्वियसली. एरिया हमारे पास है 0.2 और डिवाइड हो जाएगा ये लेंथ से. लेंथ हमारी 100 सेंटीमीटर है, लेकिन क्योंकि हमें एरिया मिलीमीटर में दिया हुआ है, हम इसको भी मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे बिकॉज इट्स मच मोर डिफिकल्ट टू कन्वर्ट मिलीमीटर स्क्वायर्ड इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर्ड. तो वो जस्ट कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर विच इज़ अराउंड 1000. तो हमारी रेजिस्टिविटी कुछ निकल रही है अराउंड 1.6 इंटू 10 to the power -3. ये हमारी रेजिस्टिविटी है. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट. अब नेक्स्ट, क्योंकि यही वायर का मटेरियल है तो उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी और हमें नई रेजिस्टेंस निकालनी है. तो नई रेजिस्टेंस होगी 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power -3 इंटू लेंथ कितनी है हमारे पास यहाँ पर 50 सेंटीमीटर्स विच विल बी 500 मिलीमीटर्स अपॉन 0.4 मिलीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ पर हमारी रेजिस्टेंस निकलेगी नंबर 29 की
around 2 ohms, which is A. Next, the diagram shows a circuit. What is connected in parallel with the thermistor? थर्मिस्टर आपको पता है, थर्मिस्टर का सिंबल ये है. यहाँ पर हमारे पास एक हीटिंग एलिमेंट है, यहाँ पर कौन सी चीज़ हीटिंग एलिमेंट दिखा दिया हमें? अ हीटर. ऑब्वियसली लैम्प ये है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर ये है, ये वेरिएबल रेजिस्टर ये रियोस्टैट है. सो हीटर हमारे पास ये वाला. ओके, नेक्स्ट नंबर 31. A lamp is to be connected in a circuit so that the potential difference across it can be varied from 0 to 6 volts. We have done this in period 21. इसका आंसर हमारे पास B है. अगर आपको इसकी पूरी explanation जाननी है, you can go to that video. Okay. Question number 32. Components X and Y can be inserted to complete the circuit below. The completed circuit is a potential divider in which the potential difference across component Y increases when the temperature decreases. तो Y में क्या हो रहा है हमारे पास? Increase in temperature is equals to potential difference, increase in potential difference. ठीक है. अब हमें पता है कि पोटेंशियल डिवाइडर में हमारे पास एक, ठीक है, चेंजिंग रेजिस्टर होता है कि किसी भी चीज़ के साथ वो चेंज हो रहा है, एंड एक हमारे पास परमानेंट रेजिस्टर होता है. तो एक्स और वाई में से एक हमारे पास परमानेंट रेजिस्टर होगा और एक हमारे पास, क्योंकि टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो एक हमारे पास होगा थर्मिस्टर. ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पर थर्मिस्टर होगा एंड एक रेजिस्टर होगा. अब हमें डिसाइड करना है कि एक्स और वाई में कौन सा होता है. ठीक है, अब आपको पता है कि रेजिस्टर होने का पॉइंट क्या है. फॉर एग्जांपल सिर्फ थर्मिस्टर होता, अब उसकी बार बार रेजिस्टेंस भी चेंज होती ना, उसमें वही वोल्टेज आ रही होती, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड नहीं हो रही थी. फॉर एग्जांपल यहाँ 6 वोल्ट्स है और हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक मैं पता नहीं क्या थर्मिस्टर होता, चाहे इसकी रेजिस्टेंस जो भी हो वो ही पूरे के पूरे 6 वोल्ट इसको मिल रहे होते हैं. ठीक है, तो पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब यही है कि कुछ वोल्टेज जो रेजिस्टर है उसको मिल रहा हो ताकि थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस चेंज हो सके. सॉरी, वोल्टेज जो उसको मिल रही है वो चेंज हो सके, पूरी की पूरी वोल्टेज उसको नहीं मिले. ठीक है, अब थर्मिस्टर हमें पता है क्या है, सेमी कंडक्टर है. सेमी कंडक्टर मतलब कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, अगर नॉर्मल कंडक्टर होता तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती. हाँ कि नहीं, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो उसके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा हिलते और रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती. लेकिन बिकॉज सेमी कंडक्टर, इसमें इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर विल डू व्हाट, डिक्रीज इस रेजिस्टेंस. ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग टेम्परेचर से हमारे पास इंक्रीजिंग इन करंट आता है. यह आप आगे जाकर पढ़ेंगे ए लेवल्स में इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर से हमारे पास इंक्रीजिंग करंट होता है जिसकी वजह से हमारे पास रेजिस्टेंस कम होती है. ठीक है, आई होप ये बात सबको समझ आई हो. अब अगर हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो रही है और करंट इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पर वोल्टेज क्या होगी, वोल्टेज हमारे पास रिड्यूस होगी. हमारे पास थर्मिस्टर में इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर गिव्स अस डिडक्शन इन वोल्टेज. अब इन दोनों का आप कंपेयर करें, ये बिल्कुल ऑपोजिट है. अब अगर हमें पता है कि थर्मिस्टर की वोल्टेज कम हो रही है, डिक्रीजिंग वोल्टेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो रेजिस्टर की वोल्टेज क्या होगी, इंक्रीज होगी. बिकॉज फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ 6 वोल्ट्स है और दोनों को बटना है, तो अगर इसकी रेजिस्टेंस समझे पहले इनकी थी 3 वोल्ट्स और 3 वोल्ट्स, अब अगर इसकी कम हो गए 2 वोल्ट्स बन गई तो इसकी बन जाएगी 4 वोल्ट्स. समझ आ रहा है, क्योंकि अभी भी हमें टोटल तो 6 वोल्ट्स ही रखना है ना. सो आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट. तो हमें अब पता है कि increasing in potential difference along with increasing in temperature, potential difference increases when the temperature increases. ये बात हो रही है रेजिस्टर की. ठीक है, तो Y पे हमारे पास आएगा रेजिस्टर और दूसरी जगह हमारे पास आएगा थर्मिस्टर. सो आंसर 32 का होगा हमारे पास D. नेक्स्ट, which two logic gates have a high input when both of their high output when both of the inputs are low. अगर दोनों inputs 0 हैं तो and or में हमारे पास output होगा 0.
तो ना एंड होता है ना और. अगर एंड और नहीं है तो इन दोनों के ऑपोजिट क्या है? एन एंड एन और. तो आंसर क्या होगा हमारे पास 33 का? सी, दोनों एंड और का ऑपोजिट. नेक्स्ट, 2 and gates are joined together as shown. Which single logic gate is equivalent to this combination? Okay, so let's start. हमारे पास 2 and gates हैं. हम इनके यहाँ पर ये लिख लेते हैं and. अगर हमारे पास इनपुट 1 एंड इनपुट 2 हो 0 0, ठीक है, तो अगर हमारे पास एंड गेट होता तो इसका आउटपुट होता है यहाँ पर, इस वाले की बात कर रही हूँ, यहाँ पर आउटपुट होता है इसका क्या? 0. लेकिन बिकॉज इससे एन गेट है इसका आउटपुट होगा 1. फिर जब हमारे पास दूसरा एन गेट है इसका इनपुट क्या बन जाएगा? 1 1, तो आउटपुट बन जाएगा हमारे पास 0. समझ आ रही है आपको? लेट्स ट्राई अनदर कॉम्बिनेशन 0 and 1. अगर एंड गेट होता हमारे पास होता है 0, लेकिन बिकॉज इससे एन गेट हमारे पास है 1. अगेन 1 1 गिव्स अस 0, ये हमारा आउटपुट है. नेक्स्ट 1 1 विल गिव अस 0 एंड 0 0 विल गिव अस 1. अब कौन सा हमारे पास एक लॉजिक गेट है जो बेसिकली ये रिक्रिएट करता है? दिस एज इनपुट एंड दिस एज आउटपुट. 0 0 गिव्स अस 0, 0 1 गिव्स अस 0 एंड 1 1 गिव्स अस 1. ये बहुत क्लियरली हमारे पास एंड गेट है. ठीक है, अगर आपको इनके वो याद नहीं है इनपुट आउटपुट, ऑल्दो इट्स वेरी इजी. जो एंड का होता है उसका ऑपोजिट एन एंड का होता है, जो और का होता है उसका बिल्कुल ऑपोजिट एन और होता है. ये चीज़ें आपको ऑब्वियसली याद करनी है आपका जो हमारे पास इनपुट्स आउटपुट्स हैं. बट इफ़ यू डोंट रिमेंबर इट, आप पास पेश करते हुए अपने साइड पे पेपर लिखें, मैं इसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई हूँ, सो इट्स ईजियर फॉर यू टू मेमोराइज इट इन दैट ऑर्डर. ओके, which components are designed to improve the safe working of an mains electrical supply? ये सारी की सारी यूज़ होती हैं सेफ रखने के लिए. ओके, ऑब्वियसली फ्यूज़ हमारे पास किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? जब ओवरलोड होता है, जब करंट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, एज योर वोल्टेज ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है एज़ कम्पेयर टू what is needed by the appliances, तो फ्यूज़ उड़ जाता है and it prevents further current from moving in. इससे घर के appliances और सर्किट्स और मेन सर्किट सब बचा रहता है. ठीक है, लेकिन फ्यूज और सर्किट ब्रेकर भी एग्जैक्ट यही चीज़ करता है, लेकिन सर्किट ब्रेकर बार बार यूज़ हो सकता है और फ्यूज़ बार बार यूज़ नहीं हो सकता. एंड अर्थ वायर, ऑब्वियसली अर्थ वायर होता है कि इनकेस हमारे पास कोई लाइव वायर हमारे आउटर केसिंग को टच कर रहा है तो अर्थ वायर आउटर केसिंग से कनेक्टेड होता है ताकि नोबडी गेट्स इलेक्ट्रोक्यूटेड. दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स द आंसर फॉर 35 विल बी D. 36. The diagram shows a current carrying wire placed between two magnetic poles. The current is in the direction shown. ठीक है, what is the direction of force on the wire? पहले तो हम बात करते हैं. हमें पता है कि हमारी जो इंडेक्स फिंगर है it represents what? Magnetic field. जो हमारी मिडिल फिंगर है it represents current. जो हमारा थंब है represents magnetic force. या फील्ड लिख देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. हमारे पास नॉर्थ से साउथ ऊपर हमारे पास है यहाँ पर क्या चीज़? मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो आपकी इंडेक्स फिंगर इस तरीके से है. दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड. मैग फील्ड. आप अपनी लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को इस तरीके से रखें. ठीक है, फिर हमारे पास करंट आ रहा है यूँ नीचे की तरफ. इसको डायरेक्ट से बना देती हूँ. ये आपकी मिडिल फिंगर है, ये हमारे पास है करंट. ये आपकी मिडिल फिंगर है. आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से करें, इट्स डिफ़िकल्ट. तो आपका थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है? थंब पॉइंट कर रहा है नीचे की तरफ, विच इज़ इन टू द पेज बेसिकली. तो हमारे पास यहाँ आंसर क्या है? टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द पेज, नो टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पेज. बॉटम मतलब इन टू द पेज, मतलब नीचे जा रहा है फोर्स. ये फोर्स लग रही है वायर पर. सो आंसर होगा हमारे पास 36 का ए. ओके, नेक्स्ट 37. यहाँ पर हमारे पास AC जनरेटर है, मतलब यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है. तो coil is turning as shown. Diagram 2 shows the output voltage produced by the generator as the coil turns. Which point on diagram 2 shows the voltage included when the coil is moving through the position shown in diagram 1?
तो हमसे पूछा है कि करंट वोल्टेज आउटपुट क्या है जब कॉइल डायग्राम 1 की पोजीशन में। जब कॉइल इस पोजीशन में है तो आपको नज़र आ रहा है कि कॉइल ये यू मूव कर रही है, कॉइल क्लॉकवाइज मूव कर रही है, ठीक है। और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आपको नज़र आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंड द मूवमेंट ऑफ द कॉइल इज पैरेलल। अगर हमारे पार्टिकल्स हमारी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहे हैं तो उन पर तो फोर्स ही नहीं लगेगी। समझ आ रही है आपको, दे हैव टू मूव परपेंडिकुलरली टू द मैग्नेटिक फील्ड ताकि उन पर फोर्स लगे। तो क्या वोल्टेज होगी इस वक्त, अगर ईएमएफ अगर प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा तो क्या वोल्टेज होगी, वोल्टेज होगी ज़ीरो वोल्ट इज़ यहाँ पर रिप्रेजेंटेड बाय बी, ठीक है। बताइए, which observation provides evidence for nuclear atom? A. Attraction of opposite charges? No. इससे nuclear का क्या relation? Emission of gamma rays during the decay of radioactive nuclei. That's true, but हमारे पास alpha भी हो सकता है, हमारे पास beta rays भी हो सकते हैं, ठीक है, nuclear atom को produce करने के लिए. So it's not necessarily only gamma rays. C. Scattering of alpha particles by thin metal foils. That's true. Agar we have thin metal foils, the only thing that's going to be prevented by is alpha particles because gamma और beta दोनों उसके through चले जाएंगे, ठीक है। तो आंसर 38 का होगा C. The chemical symbol for uranium is U. The equation represents a radioactive decay of uranium-235. What are the numbers X and Y? This is basically maths. Uranium के through हमारे पास यहाँ पर helium, which is basically alpha particles produce हो रहा है. So we have this left over, which is, I'm not going to pronounce this because I know I'm going to pronounce it incorrectly. So हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक्स और वाई निकालना है, दोनों साइड बेसिकली इक्वली ऐड होनी चाहिए। अब अगर इस तरफ हमारे पास प्रोटॉन नंबर में 92 है तो इस तरफ हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर वाई पे क्या होगा, हमारे पास होगा 90, ठीक है। और ऊपर यहाँ पर 235 है तो यहाँ पर 4 आ गया तो यहाँ पर होगा 231. So 231 and 90. So the answer will be B. Next 40. Okay, let's do this. Next, an experiment is done to measure the radiation from a radioactive source that has a half-life of 10 minutes. Very straight. Okay. The source is placed close to the detector that is connected to a counter as shown. यहाँ पर plus counter है, we have a detector, we have a radioactive source, and the half-life is 10 minutes. ठीक है. The average background count rate is 20 counts per minute. मतलब चाहे हमारे पास radioactive source हो या ना हो, background radiation हमें मिल रही है 20 counts per minute. At the start of the experiment, the count rate recorded by the counter is 1000 counts per minute. What is the count rate after 10 minutes? अब अगर कोई भी बच्चा है जो सोच नहीं रहा, आपका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया, आपने इतने सारे क्वेश्चंस किया, आपका आखिरी क्वेश्चन है, बस आपको जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, डू नॉट. इन्होंने एक बहुत ही टेक्निकल सवाल यहाँ पर आपको आखिरी में दे दिया, ठीक है. ये हमें, अगर नॉर्मल बच्चा है, थक गया है, एंड देयर जस्ट गोना लाइक जस्ट थिंक बहुत नॉर्मली, ठीक है, वो बोलेगा कि 10 मिनट हो गए, 1000 काउंट से ये 500 काउंट्स में बन जाएगा. क्यों? क्योंकि हाफ लाइफ पूरी हो गई, तो आंसर बी कर देगा. बट दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि हमारे पास इनिशियली 1000 काउंट्स हैं ही नहीं. ये रेडियो एक्टिव सोर्स 1000 काउंट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा, क्योंकि 20 तो बैकग्राउंड रेडिएशन है. तो इनिशियली हमारे पास क्या है, 980 काउंट्स पर मिनट, ये हमारे पास इनिशियल है. अब 10 मिनट के बाद ये क्या बन जाएगा, हमारे पास कितने काउंट्स बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 490 काउंट्स पर मिनट. लेकिन हम 490 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड रेडिएशन ऐड करनी पड़ेगी. तो ये कुल मिला के बन जाएगा हमारे पास 510 काउंट्स पर मिनट. आई डोंट नो अगर आप लोगों को ये मुश्किल लगा, मतलब मुश्किल नहीं था, बट थोड़ा सोचना था. आई फील लाइक अगर मैं होती तो मैं एंड वाला क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ पर मैं गलत कर देती. खैर, हमारा यही बात है कि हमें वी हैव टू लर्न दीज थिंग्स एंड वी आर नॉट गोना मेक द सेम मिस्टेक्स आई मेड.
So yes, I hope you all understood everything. If anybody has any questions, please mention it down in the comments below. Thank you for joining us today, and inshallah I will see you guys on our next video. Allah Hafiz.